यूनान कश्ती हादसा। 1 घंटे तक समंदर में तैरता रहा, अफसोस के साथियों को डूबने से ना बचा सका। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज तस कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं इस कश्ती के पीछे बैठा हुआ था। इसमें 3 मंजिलें थीं और मैं दूसरी मंजिल के आखिर में बैठा था। आखिरी रोज दिन के कोई 2 से 3 बजे का वक्त था और हमारी कश्ती का इंजन खराब था, वो चल नहीं रही थी। इसके बाद करीबन 4:30 पे एक बहरी जहाज आया जिसने हमारी मदद तो की, मगर वो रेस्क्यू करते तो बेहतर होता। उन्होंने हमें पानी और बिस्कुट फराहम किए और चले गए। ये रोदाद यूनान के करीब समंदर में डूबने वाली कश्ती में बच जाने वाले 20 बरस के हसीबुर रहमान ने सुनाई है। हसीबुर रहमान का तल्लक पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर के जिला कोटली की तहसील खोइरटा से है। वो पाकिस्तान में मजदूरी करते थे, मगर इनके मुताबिक इन्हें इसकी उजरत नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से उन्होंने इस इंतहाई पुरखतर सफर का आगाज किया। यूनान में डूबने वाली कश्ती पर कम से कम 350 पाकिस्तानी सवार थे, जिनमें सिर्फ 12 जिंदा बचे। पाकिस्तानी हुकूमत के मुताबिक लापता होने वाले 281 शहरियों के अहल-ए-खाना ने इससे राब्ता किया। रिहाई के बाद कश्ती पर पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी तारकीन वतन से रवा रखे गए सलूक के बारे में हसीब ने अपने इस तकलीफदा सफर के बारे में बताया कि माहीगिरी के लिए इस्तेमाल होने वाली कश्ती पर लीबिया से इटली के सफर के दौरान हमारी कश्ती हचकोले खा रही थी, मगर करीब एक बहरी जहाज पानी देकर निकल गया। वो कहते हैं ये एक बड़ा जहाज था और तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर फासले पर शिप खड़ी हो गई और वहां से उन्होंने हमें पानी दिया। वो कुछ को मिला और कुछ को ना मिल सका। हसीब के मुताबिक हमारी कश्ती कभी एक जानब जा रही थी, कभी दूसरी जानब। हमने आवाजें लगाई कि हेल्प मी, मगर उन्होंने कुछ ना सुना। कश्ती पर सफर के दौरान मुश्किलात के बारे में बात करते हुए हसीब का कहना है कि वहां चीहो पुकार शुरू हो गई थी। पाकिस्तानी शहरी भी कह रहे थे कि जान बचाई जाए। हसीब के मुताबिक पाकिस्तानियों को ये इजाजत नहीं होती थी कि वो अपनी मर्जी कर सकें या वहां से खाना भी ले सकें। रात के अंधेरे में कश्ती में एक जगह से दूसरी जगह जाने की भी जगह मौजूद नहीं थी। इनके मुताबिक हमने लोगों से सुना कि रस्सा डाला जा रहा है। हमारी कश्ती का इंजन इस वक्त बंद था। कश्ती अंधेरे में चल रही थी, इसकी साइड पर कोई रोशनी नहीं थी। हसीब के मुताबिक काफी देर बाद बताया गया कि रेस्क्यू करने के लिए एक जहाज आया है। हसीब का कहना है कि मैं पीछे था तो मुझे वो नजर नहीं आया। ये नहीं पता कि उन्होंने रस्सा डाला या नहीं, मगर कम से कम 10 मिनट तक कश्ती चलती रही। हसीब बताते हैं कि डूबने से कबल कश्ती को कोई मदद मुयस्सर न थी। कोई 7:30 बजे एक और बहरी जहाज आया। उन्होंने रस्सी वगैरह भी हमारी जानब फेंकी, वो भी बिस्कुट और पानी देकर चले गए। हम इस कश्ती के बिल्कुल साथ लग गए थे। फिर अल्लाह का एक मौजज़ा हुआ और हमारी कश्ती का इंजन इस वक्त स्टार्ट हो गया। अगर ये स्टार्ट ना होता तो किसी को पता भी ना चलता कि वहां कोई कश्ती भी आई थी। शाम 7:30 बजे के बाद वहां कुछ आवाजें गूंजने लगी कि इटली का शिप आ रहा है आपको रेस्क्यू करने। शायद ये हमें उम्मीद दिलाने के लिए था कि लोग शोर ना करें। हसीब ने बताया कि मिस्र के कुछ शहरी अरबी में ये बात कर रहे थे कि हमें 4 दिन से खाने पीने के लिए कुछ ना मिला। फिर हम लोगों ने शोर किया कि अगर कश्ती इटली नहीं जा सकती तो किसी और मुल्क के किनारे लगा दे। बात इस नेच पर पहुंच गई कि उन्होंने मुतालबा किया कि बेशक इसे लीबिया या यूनान ले जाकर सबकी जान बचाएं। हसीब के मुताबिक हमने सुना है कि इसमें 700 से 750 लोग थे, जो कश्ती डोलने से कभी एक जानब जा रहे थे, कभी दूसरी जानब। जब सबका वजन एक जानब गया तो कश्ती उल्ट गई और फिर भगदड़ मच गई। वो याद करते हैं कुछ 2-3 लोग ऐसे थे जो नीचे से ऊपर आए। इन्हीं में से एक बुजुर्ग भी थे जो 5 मिनट पहले ही ऊपर आए। इस तरह इनकी जान बच गई। हसीब ने बताया कि जब मैं समंदर में गया तो एक चीहो पुकार सुनाई।
हसीब का कहना है कि मेरे साथ आने वाले कुछ अजीज भी थे, इनमें अरशद शरीफ और नदीम तरीन, वो भी मेरे साथ थे और मेरे सर का साया थे। वो भी इस कश्ती में थे, मगर मैं इनके लिए कुछ ना कर सका, वो डूब गए। हसीब का कहना है कि अरशद शरीफ इतने अच्छे थे कि हमें खाने को कुछ ना मिलता, लेकिन अगर इनको खाने के लिए कुछ भी मिलता, चाहे एक नवाला हो, वो हमें देते। मैं बहुत अफसरदा हूं, मगर क्या कर सकते हैं, अल्लाह की मर्जी। हसीब ने बताया कि कश्ती पर मैं 10 से 15 मिनट बैठा, फिर वो भी पानी में नीचे चली गई। मैंने सब लोगों को आवाजें दी, अरशद, नदीम, नासिर, सबको आवाजें दी, मगर मैं इनके लिए कुछ भी ना कर सका। वहां बहुत अंधेरा था। जो बहरी जहाज रेस्क्यू करने के लिए आया था, वो भी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर चला गया। हसीब का कहना है कि अल्लाह का मौजज़ा है कि मैं बच गया हूं। मैंने 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। मैंने जीन्स की पैंट पहनी हुई थी। तकरीबन 1 घंटे में समंदर में तैरता रहा, फिर इस बहरी जहाज के पास पहुंचा जो मदद के लिए आया था। मैंने वहां इनको आवाजें दी कि माय फ्रेंड हेल्प मी, तो उन्होंने एक ट्यूब नुमा रस्सा और एक सेफ्टी जाल मेरी तरफ उछाल दिया, तो मैं इस पर चलता हुआ शिप पर पहुंच गया। हसीब के मुताबिक वो जहाज गालबन यूनान की नेवी या फौज की कश्ती थी। मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें बचाया और नई जिंदगी दी। उन्होंने मुझे कंबल और पानी दिया। वो जो खाना अपने लिए लाए थे वो उन्होंने हमें दिया। रात के 2-3 बजे मैं इस जहाज पर सवार हुआ, फिर इनका रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आया। इसके बाद इनका एक और शिप भी आया लोगों को बचाने के लिए, और फिर 15 से 16 लोगों को उन्होंने फौरी अस्पताल पहुंचाया। हेलीकॉप्टर ऊपर से रोशनी कर रहा था और वो नीचे रेस्क्यू कर रहे थे। हसीब का कहना है कि रात हमने इस शिप पर गुजारी जो समंदर में चलता रहा। सुबह 6 या 7 बजे एक और शिप आया जिस पर हम बैठ गए। दिन 11 या 12 बजे हम कलामाता में पहुंचे। इस वक्त हमें दुरुस्त वक्त का अंदाजा नहीं था, और ये मैं दिन की गर्मी के हिसाब से अंदाजा बता रहा हूं। इनके मुताबिक इसके बाद उन्होंने हमें इमरजेंसी में रखा। जिन्हें सेहत के मसाइल थे, इनको अस्पताल ले जाया गया और हमें 4 दिन बाद वहां खाना नसीब हुआ। यूनान की हुकूमत, इनकी इमदादी टीमें, इनके डॉक्टर, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। हसीब और दीगर तारकीन वतन कराची से लीबिया कैसे गए? यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले तारकीन वतन ने कहा है कि इन इंसानी स्मगलरों और इनके एजेंटों ने बहिरा रूम तक पहुंचाया था। हसीब का कहना है कि वो कराची से 20 मार्च को दुबई के लिए रवाना हुए थे। फिर दुबई में 16-17 घंटे इंतजार किया और अगले दिन मिस्र की फ्लाइट ली जो 4 घंटे की थी। गालबन रात 8 बजे हम लीबिया के बेनगाजी एयरपोर्ट के लिए निकले। हसीब का कहना है कि मैं कराची से दुबई आया था, दुबई से मिस्र और मिस्र से लीबिया गया। लीबिया के बेनगाजी एयरपोर्ट पर वही लोग आते हैं जिन्हें इटली का सफर करना होता है। मैंने एजेंट से बात नहीं की थी। मेरी तरफ से 22 लाख रुपए अरशद शरीफ ने अदा किए थे। सारा इंतजाम उन्होंने ही किया था। हसीब का कहना है कि लीबिया का सफर रात का होता है। हसीब के मुताबिक ये लोग फोन पहले ले लेते हैं ताहम भूख प्यास का हम अपने घर ना बता सकें और शोर शराबा ना कर सकें। इनके मुताबिक इसके बाद ये हमें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर देते हैं। फिर उन्होंने 9 जून को इटली के लिए सफर शुरू करवाया। हमें कंटेनर में बिठाकर समंदर के किनारे लाया गया। वो कहते हैं कि वहां उतरते ही कहा जाता है कि चलो, कभी हम भागते कभी चलते हैं। हर एक की कोशिश होती है कि वो आगे रहे और इसका नंबर पहले आए। हसीब के मुताबिक सुबह 4 बजे हमें कंटेनर से निकाला गया। बड़ी कश्ती पर स्पीड बोट के जरिए चलाया जाता है। किसी को बाजू से पकड़कर और किसी को कपड़ों से खींचकर ऊपर करते हैं, जैसे मुर्गियों वाली गाड़ी होती है। इसी तरह लोगों को खींचकर निकाला जाता है। कश्ती शुरू में 2 दिन सही रही, फिर कभी घंटा खराब, कभी 5 घंटे, फिर एक पूरी रात खराब रही। तो उन्हें लगा कि बस अब आखिरी दिन है। आखिरी दिन कश्ती दिन में 12 से 1 बजे बंद हुई, फिर 4 या 4:30 बजे चली, फिर 7 या 7:30 बजे बंद हो गई और इधर से उधर डोलती रही, कभी इधर कभी उधर। हसीब ने अपील की है कि जो लोग लीबिया में हैं, इनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो पाकिस्तान वापस चले जाएं। दोस्तों, देखिए कितनी मुश्किल कहानी है, कितनी दुख और दिल दहला देने वाली कहानी है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि 20-20, 22-22 लाख रुपया दे के
آپ یورپ نہ جائیں، کیونکہ آپ یورپ تو پہنچتے نہیں ہو، اگر پہنچ بھی جاؤ تو وہاں پہ کوئی فیوچر نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اتنے پیسے دے کر جس سے بھی آپ کی بات ہو، چاہے آپ ایجنٹ سے بات کریں، اس کو بولیں کہ مجھے ویزا لگا کے دے اور میں بائی ایئر جانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ اپنی جان بچا سکیں۔ ساس کو اجازت، اللہ حافظ۔